हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोजोग्राफी। तो अपने आप में ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, पर मैं यहाँ कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इस टॉपिक को समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोजोग्राफी होती क्या है। ओके, तो भौगोलिक जीव विज्ञान यानी कि बायोजोग्राफी जीवों के वितरण का अध्ययन है, जिसमें यह देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी के अलग अलग भागों में कैसे और क्यों पाए जाते हैं। तो ये क्या है, एक जीवों के वितरण का अध्ययन है जो कि ये बताता है कि जीव अलग अलग स्थानों पर क्यों रहते हैं और वहाँ वो कैसे आए। ठीक है, यह एक बहुविषयक शाखा है। यह एक बहुविषयक शाखा है जिसमें भूगोल, पारिस्थितिकी जिसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, इवोल्यूशन और क्लाइमेटोलॉजी का समावेश होता है। यह कहना चाहता है कि यहाँ पे बायोजोग्राफी के अंदर ही और भी बहुत सारे विषय हैं जो पढ़े जाते हैं, ऑलरेडी वही उनसे इंटरलिंक्ड है। तो वो कौन से हैं? ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और क्लाइमेटोलॉजी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं इसके नेचर के बारे में। तो बायोजोग्राफी वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर जीवों के वितरण, उसके पर्यावरण के साथ उसके संबंध और भौगोलिक विशेषताओं के प्रभाव का अध्ययन करता है। तो ये क्या करता है? पृथ्वी पर जीवों के वितरण के बारे में बताता है और उसके साथ पर्यावरण के कैसे संबंध है उन जीवों के, उसके बारे में बताता है। और उसकी भौगोलिक विशेषताओं पर, जो वहाँ पर मतलब घाटी है या फिर वहाँ पे कैसी स्थलाकृति है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, उस इन सभी का अध्ययन करता है। तो ये क्या करता है? जीवों के वितरण का अध्ययन करता है, उसके साथ पर्यावरण और वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करता है। ठीक है, यह भूगोल और जीव विज्ञान का एक संयोजन है जो यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न प्रकार के जीव पृथ्वी के विभिन्न भागों में कैसे और क्यों पाए जाते हैं। ओके, तो यह बताता है कि जीव कहाँ है और वहाँ क्यों है। ठीक है, तो अब नेचर में ही हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। तो भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है, ये जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी जीव है वो वहाँ क्यों है और वो कितने हैं। ठीक है, इसके बारे में बताता है, उसकी स्टडी करना क्या है, ये नेचर में आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बार पीछे जो मुझे बताना था वो मैं अभी भूल गई, तो वो अभी बता देती हूँ कि बायोजोग्राफी कॉन्सेप्ट में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अगर उनको समझना है तो ये क्या करता है? स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड microorganism, study of distribution of organism and in spatial and temporal context. Okay, just a second. तो आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, तो आपको एक डायग्राम बनाना है ऊपर, ये ऐसा। ठीक है, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये आप मान लो तीन, जहाँ स्थल और जल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं। ठीक है, तो वहीं पे जीव हो सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, बीच वाला, ये किस में आएगा? बायोजोग्राफी इसका अध्ययन करता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे हो सकता है जीव, तो और जीवन जहाँ है वहीं पे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जीव और एनिमल, मतलब ये जो पढ़ रहे हैं हम, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब कहाँ हो सकते हैं? तो वो इसी क्षेत्र में हो सकते हैं। तो आपको ये डायग्राम बना के, तो आपको क्या लिखना है? तीन ये बना के सर्कल, एक में आप लिख देना स्थल मंडल, एक में जल मंडल और एक में वायुमंडल। ठीक है, और बीच में ये इसकी स्टडी की जाती है। ये किस में आता है? बायोजोग्राफी की स्टडी में। ओके, तो अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो भौगोलिक वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी पहले ऊपर बता चुकी हूँ कि कौन से एनिमल्स या कौन से प्लांट्स किस क्षेत्र में कितने हैं। ठीक है, ये इसका अध्ययन करता है। फिर रिलेशनशिप किसका? इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी का। तो कोई भी जो जीव है, कोई भी आप ये मान लो कि प्लांट है या एनिमल है, वो उसके लिए एक सुटेबल वातावरण होना चाहिए। हर जीव हर जगह ही नहीं पाए जाते ना, तो कुछ स्पेसिफिक जीव होते हैं, कुछ स्पेसिफिक हम ये बोल लो प्लांट्स होते हैं, वो उनके लिए कोई क्लाइमेट होता है। ठीक है, उसके लिए वो उतना नीडेड है। आप नहीं पढ़ते कि रेन इतनी होनी चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो वैसे ही है जीव के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, तो वो उसके रिलेशन को भी समझाता है। तो ये नेचर में आएगा। ओके, फिर इतिहास और विकासवाद से संबंध,
ये बोल रहा है कि जीवों का और प्लांट का इतिहास पढ़ते हैं कि कोई भी जो जीव है या कोई प्लांट है, ये हम किस में पढ़ते हैं, बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो वो उसका इतिहास कितना पुराना है, वो कब शुरू हुआ, ठीक है। और उसका जैसे मान लो कि ये प्लांट है, हम इसका कोई टाइम पीरियड हमने तय कर लिया, तो उस टाइम से लेकर अब तक इसमें क्या इवोल्यूशन हुआ है, उसका क्या विकास हुआ, उसमें कितने चेंजेस आए हैं। तो हम ह्यूमन से भी मान ले अगर, तो पहले के मानव में और आज के मानव की शारीरिक संरचना जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी तो चेंजेस होते ही जा रहे हैं ना। तो टाइम के साथ ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसके इतिहास और विकास में संबंध, ये इसका नेक्स्ट होगा बिंदु। फिर फोर्थ है स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें ये वाला बिंदु जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, इसको मैं आगे समझाऊंगी, ये मैंने आगे भी लिख दिया है अलग से। पर फिर इसमें अभी के लिए ये है कि कोई भी स्थान होता है, वो जो हमने वितरण ऊपर पढ़ा था वही है कि हर स्थान पे अलग तरह के जीव, अलग तरह के प्लांट होते हैं, ठीक है। तो जगह पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का रहना। फिर इसके नेचर में आएगा फिफ्थ जो हम पढ़ रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी या बहुविषयक। यह बायोज्योग्राफी जो है वह बहुत सारे विषयों से मिलकर बना है। इसमें हम ऊपर भी देख चुके थे, तो ज्योग्राफी था, इकोलॉजी था, क्लाइमेटोलॉजी था, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी था और जियोलॉजी था। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोज्योग्राफी में। तो ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ओके, ये हमारा फिफ्थ था। फिर पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित होते हैं, मतलब कोई भी इसमें है ना, आप ये करके ऐसे ये बनाना, जलवायु, जलवायु, स्थलाकृति, ऐसे मिट्टी और जल, ये प्राकृतिक कारक हैं। ये मान लो तो कोई भी जीव है वो किसी मान लो कि उसकी जलवायु कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। कई जीव होते हैं जो मतलब ये मान लो जीव जल है वहीं पे रहेंगे तो वो जल भी प्रभावित करेगा। ये मान लो आप कोई वनस्पति है, उसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सोइल चाहिए, ठीक है, तो वो मिट्टी भी प्रभावित करेगी। और फिर हम देखते कि पहाड़ों पे जो हम ये चाय, कॉफ़ी, बहुत सारी फसलें जो होती है वो सिर्फ वहीं पे हो सकती हैं। तो ठीक है, हर प्रकार की मान लो कि वनस्पति, ये भी नहीं तो कोई भी आप वनस्पति मानोगे, उसके लिए वहाँ की क्या है, टोपोलॉजी डिपेंड करती है कि भी मैदान है, घाटी है कि मतलब कोई तट वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये प्रभावित करते हैं कौन से कारक, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और जल, ठीक है। इनको खोल के अलग अलग जैसे 6.1 बना देना, इसको 6.2 बना देना, या फिर इसी के अंदर ये 1, 2 ऐसे लिख के, ठीक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा थोड़ा अच्छा आंसर में, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन और विकासवाद पर आधारित। ये भी हम ऊपर कर चुके हैं, बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो जीवों का वितरण विकासवादी प्रक्रियाओं और प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों से प्रभावित होता है, ठीक है। जो ये हमने ऊपर पढ़ाया था ना कि इतिहास में मतलब पुराने समय से लेकर उसके इवोल्यूशन और मतलब ओरिजिन से लेकर उसका अब तक कितना उसका इवोल्यूशन हो, कितना उस प्रजाति ने विकास किया, चाहे वो एनिमल की हो चाहे वो वनस्पति वाली हो, तो उसने कितना इवोल्यूशन किया है। तो वो किस पे भी डिपेंड करता है, प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, प्रकृति पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ा जाता है हमारे बायोज्योग्राफी में। फिर डायनेमिक इन नेचर, तो ये बोल रहा है कि बायोज्योग्राफी जो है वो डायनेमिक इन नेचर है। जीवों क्योंकि उसमें हम क्या किसका अध्ययन करते हैं, हम प्लांट्स का, एनिमल्स का, ठीक है, या हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम अध्ययन करते हैं। तो वो क्या है, ये तो है नहीं कि स्थिर है, उनमें चेंजेस ही नहीं होते, तो हम बदलते हैं तो क्या है, विषय भी बदलेगा टाइम के साथ, ठीक है। तो जीवों का वितरण स्थिर नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कैसे कभी कैसे, तो वो स्थिर नहीं है। जलवायु परिवर्तन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्राकृतिक आपदाएं, मानव हस्तक्षेप के कारण, तो वो क्यों स्थिर नहीं है। तो हम जो थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चला कि कॉन्टिनेंट्स हमेशा से ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो ये चेंजेस हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम उस थ्योरी में पढ़ते हैं ना। ये भी मैं करवाऊंगी आपको कभी कि मतलब
देखते हैं कि पहले ये जुड़े हुए थे, तो कुछ पौधे हैं जो साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में मिलते हैं और उनकी चट्टानें भी सेम है, तो वो तो इतनी दूर दूर है, तो वो मतलब एक जैसी कैसे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं कि इससे पता चलता है कि भाई टाइम के साथ चेंजेस हुए हैं, हमारे महाद्वीपों में चेंजेस हुए हैं, हमारी जलवायु में चेंजेस हुए हैं, और फिर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, वो फिर मानव भी हस्तक्षेप करता है, इन सब से क्या है, चेंजेस हुए हैं। तो ये डायनेमिक इन नेचर है। ठीक है, बायोज्योग्राफी डायनेमिक इन नेचर है। फिर इसमें हम और क्या अध्ययन करते हैं, संरक्षण और तत्व विकास से संबंधित। तो ये हमें क्या बताता है कि जीवों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, उनका किस प्रकार से प्राकृतिक जो संसाधन है हमारे, क्योंकि वो लिमिटेड है इन नेचर। ठीक है, तो उनका हम किस तरीके से उपयोग करें कि वो सतत रहें, मतलब अब आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका उपयोग कर सके। तो ये है हम बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नेचर के बारे में बताता है इसके। फिर यहाँ पे है नेचर के बारे में हम ये कुछ 9, 8, 7 जितने भी हम पॉइंट बनाएंगे उतने बना के फिर हम थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे निष्कर्ष के रूप में। तो भौगोलिक जीव विज्ञान एक व्यापक अध्ययन है जो यह समझने में मदद करता है कि जीव पृथ्वी पर कैसे फैले, कैसे विकसित हुए और कैसे फिर वो बदलते रहे और पर्यावरणीय कारकों के अनुरूप कैसे ढले। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारकों ने जीवों को कैसे, मतलब आप मान लो कि उनका ओरिजिन कैसे किया, फिर उनको फैलाया कैसे, उनको विकसित कैसे किया, उनको बदला कैसे, ये सब इसमें पढ़ा जाता है। तो यह एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, यह विज्ञान, पारिस्थितिकी और भूगोल के बीच की कड़ी है, जैव विविधता संरक्षण में उपयोगी सिद्ध होती है। तो बायोज्योग्राफी में जो हमने अब पढ़ा, तो हमने देखा कि बहुत सारे उसमें हमने पॉइंट्स पढ़े कि वो प्रकृति से रिलेटेड थे, जलवायु से रिलेटेड थे, उसके संरक्षण, उसके सतत विकास। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जैव विविधता संरक्षण के लिए यह विषय कितना उपयोगी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ना है वो है स्कोप ऑफ बायोज्योग्राफी। ठीक है, तो भौगोलिक जीव विज्ञान बायोज्योग्राफी एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है जो पृथ्वी पर जीवों के वितरण को समझने के लिए भौगोलिक और पर्यावरणीय पहलुओं का विश्लेषण करता है। इसका दायरा विज्ञान, संरक्षण, पारिस्थितिकी और जलवायु पर तक फैला है। तो ये वाली चीज़ हम ऊपर भी देख चुके हैं। ठीक है, ये तो बस डेफिनेशन है एक, मान लो, क्योंकि आप कोई भी नेचर स्टार्ट कर लो, उसका स्कोप शुरू कर लो, या फिर आप सिग्निफिकेंस बताओगे तो 2-4 लाइन ऊपर लिखोगे ना थोड़ा सा कि क्या हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी पर जीवों के वितरण को समझने और उसके भौगोलिक और पर्यावरणीय पहलुओं का विश्लेषण करना होता है इसका। ठीक है, फिर इसके स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय अध्ययन, इसी में फिर वही बातें हैं, जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और जल स्रोत, पर्यावरणीय अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर इकोलॉजिकल मैनेजमेंट कि भी कैसे इनको हम बताएं कि इनका संबंध कैसा है और कैसे इनको प्रभावित कर रहे हैं, इनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, ये सारा मैनेजमेंट करना ये किसकी स्कोप है, बायोज्योग्राफी की स्कोप है। फिर संरक्षण करना, ये भी बायोज्योग्राफी बताती है कि जो संकटग्रस्त और लुप्त जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं उनको मतलब सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये रणनीतियां सारी बनाने का काम क्या है, बायोज्योग्राफी के विषय के अंदर आता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो संरक्षण। फिर विकासवादी अध्ययन, देखिए नेचर और स्कोप है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें भी हमने ऊपर जो पढ़ा बस उसको हेडिंग थोड़ी चेंज होती है, बाकी इसके अंदर वाली चीजें तो सेम ही होंगी। तो क्या है, विकासवादी नेचर है, मतलब ये बताता है कि उसकी शुरुआत, ओरिजिन कहाँ से लेकर अब तक उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये स्कोप है। ठीक है, फिर प्राकृतिक सिलेक्शन और अनुकूलन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। ये कैसे, इसमें विकासवादी के बारे में इसमें क्या बता रखा है कि टाइम के साथ उसमें नेचर में और इसमें कैसे अडप्ट किया, कोई भी जीव होता है, कोई भी प्रजाति होती है, वो कैसे चीज़ों को अडप्ट करती है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कृषि के बारे में इसमें पढ़ते हैं और वन्य जीव प्रबंधन के बारे में भी इसमें पढ़ा जाता है, तो ये भी स्कोप के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दे,
जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, क्योंकि जलवायु हमारे जो जीव हैं, जो अनेक प्रजातियां हैं, जो ह्यूमंस मान लो आप, या फिर पशु मान लो कुछ, या पेड़ पौधे मान लो, उसको जलवायु प्रभावित करती है। यह एक वैश्विक और यह एक वैश्विक मुद्दा भी है। तो इन दोनों को क्या इसके स्कोप में आएंगे, इन दो बायोज्योग्राफी में इसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले हम इंडिया में देख रहे थे कि जो रूस से सर्दियों के समय पे बहुत सारे पक्षी आते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कम हुई है। तो ये क्या रीज़न क्या है इसका? तो जलवायु है, तो वो प्रभावित करता है। ठीक है। तो प्रवासी पक्षियों और अन्य जीवों के प्रवास के पैटर्न को समझने में भी यह मदद करता है। ठीक है, बायोज्योग्राफी इसके पैटर्न को समझने में मदद करता है। और मानव प्रभाव और शहरी जीव विज्ञान, तो बायोज्योग्राफी में मानव का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो हम शहरीकरण कर रहे हैं अभी, तो यह इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हम बायोज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है। ओके, तो इसका फिर निष्कर्ष देते हैं हम। भौगोलिक जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पर लास्ट में इनको ये लिखते हैं ना, तो हमारे आंसर थोड़ा खिल के आता है, और फिर हम इसको अंडरलाइन कर दें या फिर इसको हाईलाइट करके दिखाएं, तो हमारे आंसर में वजन बनता है। ठीक है। यह पर्यावरण, पारिस्थितिकी, संरक्षण और विकासवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न विषयों को कवर करता है। यह न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सतत विकास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भी। तो यह न केवल अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, यह न केवल रिसर्च हम जो करते हैं अलग अलग चीज़ों में कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, उनके लिए, बल्कि यह इससे क्या होगा, सतत विकास में। मतलब हम जो इसमें पढ़ते हैं, तो ये मान लो कि आगे वाली जनरेशन्स के लिए कैसे हम चीज़ों को बचा सकते हैं, या जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। ठीक है। सिर्फ क्यों में काम नहीं करता ये इसको, इन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर भी काम करता है। ठीक है। इसके अलावा भौगोलिक जीव विज्ञान का महत्व, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसी में। मतलब हमारा टॉपिक क्या है, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। तो अब हम सिग्निफिकेंस में आ चुके हैं। तो सिग्निफिकेंस में भौगोलिक जीव विज्ञान का अध्ययन को समझने में मदद करता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति जैसे कैसे वितरित हैं और कैसे विकसित हुए, कैसे इनका वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, या इसके महत्व के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण और कृषि, जलवायु परिवर्तन अध्ययन और पारिस्थितिकी प्रबंधन। अभी देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इसका, संरक्षण में, जैव विविधता की संरक्षण में। तो जैव विविधता संरक्षण, और इसको मैं पूरा पढ़ के बता देती हूँ आपको। भौगोलिक जीव विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि किन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक है और किन जगहों में विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की पहचान कर लुप्त प्रजातियों को बचाने की रणनीतियां बनाने में सहायता करता है। तो ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि रणनीतियां बनाने में संरक्षण कैसे होगा। पहले हम उसको रिसर्च करेंगे, देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे कि क्या चल रहा है, फिर हम उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे और फिर उनको इम्प्लीमेंट करके उनका काम करेंगे। ठीक है। तो संरक्षण के लिए भी स्क्रीनशॉट्स आप ले लेंगे साथ के साथ ही। फिर नेक्स्ट है उसके सिग्निफिकेंस में इसका क्या महत्व है, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरणीय संतुलन। यह अध्ययन करता है कि जीव जंतु और वनस्पतियां अपने पर्यावरण के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या अध्ययन करते हैं कि जो जीव जंतु और वनस्पतियां वो पर्यावरण के साथ कैसे रिलेटेड है। ओके। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में सहायक, जलवायु के साथ उनका परस्पर कितना संबंध है और उसके साथ परिवर्तन हो रहा है जलवायु में जो, तो उससे उन जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन बदलावों से कैसे बचा जा सकता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, इसमें बायोज्योग्राफी में। ठीक है। ओके। तो हमारा फोर्थ है कृषि और खाद्य सुरक्षा में योगदान। तो कृषि फसलों, पशुधन पर जलवायु और पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को समझने में सहायता करता है। जलवायु के अनुसार फसल चक्र और भूमि उपयोग की रणनीतियां विकसित करने में भी मदद करता है ये। ओके। प्राकृतिक आपदाओं और पारिस्थितिक संकटों का पूर्वानुमान, तो इसमें क्या है, भविष्यवाणी भी की जाती है। ठीक है। तो हमारे क्या, भविष्यवाणी करने में सहायक।
ओके। तो जंगलों में आग लगना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, या कोई भी हम आज देखते हैं कि जब सुनामी आती है, कोई भूकंप आता है, तो पहले ही बता देते हैं, ठीक है उसको। ये कैसे पता चलता है, ये पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है? क्योंकि उनको पता है टेक्नोलॉजी है, एक तो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है और उसके लिए समझ विकसित करना जरूरी है। तो वो समझ किससे आती है? जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं, बायोज्योग्राफी का हमें ज्ञान होता है, ठीक है, तब ये पता चलता है। ओके। और विकासवादी अध्ययन, जैव विज्ञान, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पीछे, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर मानव का, और ये भी इसके सिग्निफिकेंस में है। औषधीय पौधे और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। तो बायोज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो पौधे होते हैं, औषधियाँ जो इंसान के लिए, आप मान लो कि आज के समय में हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिससे बॉडी हमारी ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाती है। एक बीमारी थी, हमने दवाइयाँ ली, 4 और लग गई। तो क्या है, इसमें हम करेंगे तो हमारी पुरखों के द्वारा जो औषधियाँ यूज़ की जाती थी उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। तो उसके अध्ययन करने पर उसके गुणों को और उनको संरक्षित करने में भी मदद करती हैं ये। तो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ जैसे कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा, उनको संरक्षित करने में सहायता मिलती है। ओके, तो ये हो गए हमारी निष्कर्ष करते हैं अभी। भौगोलिक जीव विज्ञान न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि है पर्यावरण संरक्षण, कृषि, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसी समकालीन चुनौतियों के समाधान में भी सहायक है। ओके, यह पृथ्वी पर जीवन के जटिल तंत्रों को समझने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अभी सिर्फ कुछ 1-2 मिनट में हम इसका देख लेते हैं कि नेचर में हमने क्या क्या पढ़ा। डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं हम, उसके रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। फिर नेचर कैसा होता है? डायनेमिक होता है। और नेचर में हम क्या क्या देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए और संरक्षण कैसे हो। तो फिर इंटरडिसिप्लिनरी है ये सब्जेक्ट, और पर्यावरणीय प्रभावों को भी बताता है ये फिलहाल। ओके, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप। तो स्कोप मैं आपको बोल देती हूँ, आपने ऊपर स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, पर फिर मैं सिर्फ बोल के बता देती हूँ कि हमने कौन से पॉइंट स्कोप में किए थे। तो पर्यावरणीय अध्ययन और पारिस्थितिकी प्रबंधन और संरक्षण और विकासवादी अध्ययन, कृषि और वन्यजीव प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और उसके वैश्विक मुद्दे, मानव प्रभाव और शहरीकरण, शहरी जीव विज्ञान, इन सब को हमने स्कोप में पढ़ा है। और ये व्यापक क्षेत्र है। इसमें फिर एक डायग्राम बना देंगे हम, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, सॉरी। तो व्यापक क्षेत्र कैसे पर्यावरण को पढ़ते हैं हम, इसमें पारिस्थितिकी को पढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी आप ये कर लेना सही, ठीक है। संरक्षण, विकासवाद, जलवायु परिवर्तन, इन सब विषयों को ये एक ही सब्जेक्ट, जिसको बायोज्योग्राफी कहते हैं ना, तो ये एक ही सब्जेक्ट इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। ओके, तो यही इसकी विशेषता भी है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है। तो ये सारी चीज़ें, इसका नेचर, इसका स्कोप और सिग्निफिकेंस, ये क्या है, बहुत ही एक जैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे और ऑल द बेस्ट। ओके।